इस वीडियो में हम राजक्षमा की चिकित्सा के बारे में देखेंगे। राजक्षमा में दोषानुसार चिकित्सा का वर्णन आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 8 में वर्णन किया है। राजक्षमा की दोषानुसार चिकित्सा के बारे में आचार्य चरक ने श्लोक में वर्णन किया है। सर्वत्र दोषजो यक्षमा दोषाणां तु बल अबलं परीक्ष्य अवस्थिकं वैद्य शोषणम समुपाचरेत्। सर्वत्र दोषजो यक्षमा, यहाँ पर बताया गया है जो यक्षमा यानी राजक्षमा है वो तीनों दोषों के प्रकोप के कारण होता है। सर्वत्र दोषजो यक्षमा दोषाणां तु बलं बलं परीक्ष्य अवस्थिकं वैद्यम शोषणम समुपाचरेत्। यक्षमा 3 दोषों के कारण होता है, वात, पित्त और कफ। अब चिकित्सक को रोगी की, जो भी रोगी है राजक्षमा का, उसकी परीक्षा करके उसकी अवस्था को देखते हुए चिकित्सा करनी है। चिकित्सक को रोगी की अवस्था को देखकर चिकित्सा करनी है। कैसी अवस्था? अबलम, बल और अबलम मतलब जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, रोगी के दोष की प्रबलता और निर्बलता, कितने ज़्यादा दोष प्रबल हैं और कितने ज़्यादा निर्बल हैं, इसकी परीक्षा करनी है, इसका विचार करना है। उसके अकॉर्डिंग दोषों के अनुसार यक्षमा की चिकित्सा करने के लिए कहा है। तो आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहा है, सर्वत्र दोषजो यक्षमा दोषाणां तु बलाबलं परीक्षा अवस्थिकं वैद्यम शोषणम समुपाचरेत्। वैद्य रोगी के दोष की प्रबलता और निर्बलता का विचार करके दोषों के अनुसार यक्षमा की चिकित्सा करने को कहा है। अब हम चिकित्सा के बारे में देखते हैं। चिकित्सा किस प्रकार करनी है? हमें अवस्थिक चिकित्सा करनी है, यानी अवस्था को देखते हुए चिकित्सा करनी है। राजक्षमा रोगी के जो प्रमुख लक्षण हैं या प्रमुख राजक्षमा रोग में प्रमुख थे प्रतिशाय, शिरशूल, कास, श्वास, स्वरक्षय, पार्श्वशूल, अतिसार, शोष आदि ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना है? हमें स्वेदन, अभ्यंग, धूम, आलेपन, परिषेक, अवगाहन, प्रदेह, नस्य, वमन, विरेचन, घृतपान चूर्ण, इनका प्रयोग करके हमें रोग को ट्रीट करना है। राजक्षमा जैसी व्याधि को हमें ट्रीट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्वेदन के बारे में। स्वेदन के बारे में बताया गया है, हमें स्वेदन करना है अवस्था के अनुसार, यानी जैसे राजक्षमा में प्रतिशाय रोग होता है, ठीक है। प्रतिशाय होने पर क्या करना है? हमें रोगी को स्वेदन देना है, स्वेदन कराना है। स्वेदन को भी राजक्षमा में 3 प्रकार के स्वेदन का वर्णन किया गया है। पहला जैसे संकर स्वेद, नाड़ी स्वेद और उपनाह स्वेद, ठीक है। संकर, नाड़ी और उपनाह स्वेद का बताया गया है। संकर स्वेद में आपको जैसे खिचड़ी, रोटी, उड़द की पिट्ठी, कुल्थी के चूर्ण की पोटली बनाकर आपको संकर स्वेद कराना है। नाड़ी स्वेद के वर्णन में आचार्य चरक ने बताया है, वस्त मतस्य शिरो भिर्वा नाड़ी स्वेदम प्रयोजयेत् कंठे शिरसि पार्श्वे चा पयोभिर्वा स वातिके। यानी वस्त मतस्य यानी कर उस पानी से रोगी के कंठ यानी कंठ स्थान पर, सिर पर और पार्श्व प्रदेश पर नाड़ी स्वेद कराने के लिए कहा गया है, ठीक है। आप सबको पता है स्वेदन वातहर होता है, यानी वात को शमन करता है, वात का शमन होता है, ठीक है। वात को शमन करने के लिए हम कर रहे हैं स्वेदन। यहाँ पे
वात का शमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्वेदन कर रहे हैं। नाड़ी स्वेद में हम वातहर औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं स्वेदन कराने के लिए। स्वेदन क्या है? शूल को हर होगा, वात का प्रकोप होता है तो शूल होता है, तो ये शूलहर है। स्वेदन से शूल, जैसे कि राजक्षमा में प्रमुख लक्षण होते हैं पार्श्व शूल होना, सिर में शूल होना, तो ये स्वेदन कराकर उस शूल को नष्ट करना बताया गया है। देन उसके बाद उपनाह स्वेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, उपनाह स्वेद के भी योग बताए गए हैं, किस प्रकार बनाना है और उसको प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं परिषेक। परिषेक वातनाशक औषधियों से हम परिषेक कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रदेह बताया है, एक प्रमुख प्रदेह बताया है पद्मकादि प्रदेह, और प्रलेप बताया है प्रपौंडीरकादि प्रलेप। ये आप याद कर सकते हैं, प्रदेह प्रलेप, इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे राजक्षमा में वमन और विरेचन कब कराना चाहिए। ओके, वमन और विरेचन कब कराना चाहिए? आचार्य चरक ने कहा है, दोष अधिकानाम वमनम सश्यते सविरेचनम स्नेह स्वेदो पन्नानाम स्वस्वेदम यन कर्षणम। आचार्य चरक ने वर्णन करते हुए कहा है, दोष अधिकानाम वमनम, जब दोष अधिक हो जाते हैं तब हमें वमन कराना चाहिए। जब नॉर्मल दोष हो हम उनको अवस्था के अनुसार ट्रीट कर सकते हैं, तो हम नॉर्मली उसको ट्रीट करें। यदि वो दोष अधिक मात्रा में, यानी बहुदोष हो, लिंगानी बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें क्या कराना है? वमन का प्रयोग कराना है। वमन कैसे कराना है? पहले रोगी का स्नेहन स्वेदन कराना है, देन उसके बाद हमें वमन का प्रयोग कराना है। ओके, पहले हम स्नेहन स्वेदन कराएंगे, देन उसके बाद हमें मृदु वमन स्नेहन स्वेदन कराने के बाद हमें मृदु वमन कराना चाहिए। और उसके बाद पथ्य देना चाहिए। फिर आचार्य चरक ने बताया है विरेचन के लिए, विरेचन कराने के लिए आचार्य चरक ने स्नेहन स्वेदन कराने के बाद, ठीक है, हमने वमन कराया, ओके, देन हमने फर्स्टली वमन कराया, देन उसके बाद हम पथ्य देंगे उसको, देन उसके बाद क्या है, हम स्नेहन स्वेदन फिर से कराएंगे, देन उसके बाद हम विरेचन का प्रयोग करेंगे। यानी विरेचन में भी हमें स्नेह युक्त विरेचन का प्रयोग करना है। विरेचन का भी प्रयोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं करना है, यानी राजक्षमा के रोगी बहुत ही ज़्यादा क्रश है, यानी बहुत ज़्यादा ही बहुत पतला है, बहुत दुर्बल है, बहुत वीक है, तो उस व्यक्ति को हमें विरेचन नहीं कराना चाहिए। जो राजक्षमा का रोगी बहुत ज़्यादा वीक है, दुर्बल है, क्रश है, उस रोगी को हमें विरेचन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि राजक्षमा के रोगी के मल की रक्षा करनी चाहिए। यानी मल का निस्सरण उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए विरेचन औषधि बहुत ही विचार करके देनी चाहिए, यानी रोगी की अवस्था को देखकर और रोगी की प्रबलता या निर्बलता को जांचकर तब हमें रोगी में विरेचन देना चाहिए। यदि रोगी की मृत्यु की अधिक संभावना हो जाती है, उस रोगी को विरेचन कदापि नहीं देना चाहिए। अब हम बात करेंगे राजक्षमा के रोगी में नस्य का प्रयोग। राजक्षमा के रोगी में नस्य के प्रयोग के कुछ योग बताए गए हैं, जैसे बरियार की जड़, विदारी गंधादि गढ़, ओके, एंड से सिद्ध घृत में सेंधा नमक मिलाकर नस्य देना है। किसमें? बरियार की जड़ और विदारी गंधादि की, विदारी गंधादि यानी सरिवन, पिठवन, बनभट्टा, रेंगनी, गोखुर और लघु पंचमूल आदि में से सिद्ध घृत से आपको सेंधा नमक मिलाकर नस्य देनी है। नस्य बहुत लाभदायक होती है।
और श्रेष्ठ नस्य आप राजक्षमा के रोगी को नस्य का प्रयोग करना चाहिए। देन उसके बाद है घृतपान और उसके काल के बारे में देखेंगे। घृतपान रोगी को भोजन करने के पश्चात बताया गया है। भोजन करने के पश्चात हमें घृतपान कराना चाहिए। और घृतपान के फल क्या हैं? घृतपान कराने से जैसे कि पार्श्वशूल, अंशशूल, काश और श्वास जैसे रोगों को नष्ट करता है। क्या करता है? घृत के पान से पार्श्वशूल, अंशशूल, काश, श्वास आदि रोगों को ख़त्म करता है, इनको नष्ट करता है। अब हम देखेंगे घृत के बारे में देख लेते हैं। घृत के नाम: दशमूलादि घृत, रासना घृत। दशमूलादि घृत में क्या है? 10 मूल का प्रयोग किया जाएगा। दशमूलादि घृत, दशमूलादि घृत का निर्माण कैसे करते हैं? 10 मूल आदि घृत के निर्माण के लिए आपको 10 मूल चाहिए। 10 मूल की 8 गुने दूध में, यानी 8 गुना दूध और दूध से 4 गुना जल में उसको चलाना है। जब दूध मात्र शेष रह जाता है तब उसको दही जमाकर आप मथकर घी निकालें। उस घी को पीपर के चूर्ण और मधु मिलाकर खाना चाहिए। ये दशमूल आदि घृत का निर्माण और